पहाड़ी झरने किनारे गरीब बहू का 5 मंजिला ठंडा ससुराल। पापा जी, मम्मी जी, आज नाश्ते में सिर्फ दही का मट्ठा ही मिल पाएगा। क्यों बहू, खाना नहीं बना है क्या? पापा जी, पिछले हफ्ते जो दिहाड़ी मिली थी उसी से घर का खर्च चलाया था, और पिछले 3 दिन से आप लोग जिस मकान पर काम कर रहे हैं उसकी दिहाड़ी अभी तक मिली ही नहीं। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। बिना पैसे के राशन कहाँ से आए? बहू सच कह रही है जी। मैंने सुबह सारे डिब्बे देखे थे। आटा, दाल, चावल और तेल सब खत्म हो गई है। बस थोड़ा सा दही बचा था, उसी का मट्ठा बना दिया। अरे हाँ बहू, हम भी भूल गए थे। उस मकान का काम तो अगले हफ्ते पूरा होगा। ठेकेदार ने कहा था कि काम पूरा होने पर एक साथ सारे पैसे देगा। पिताजी, उन पैसों में सबसे पहले सरिये वाले का उधार देना है, फिर सीमेंट वाले का हिसाब भी चुकाना है। हाँ बेटा, दोनों का पैसा देने के बाद मुश्किल से 1,000 रुपए ही बचेंगे। दादाजी, उस 1,000 में से 500 रुपए मेरे स्कूल की फीस में चले जाएंगे और 150 रुपए उसकी ट्यूशन की फीस भी देनी है। अगर फीस नहीं दी तो मास्टर जी पढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ भैया, पिछले महीने भी मास्टर जी ने बड़ी मुश्किल से समय दिया था। भगवान सब ठीक करेगा। मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं। जब तक पैसे नहीं मिलते हमें घर का खर्च बहुत संभाल कर चलाना पड़ेगा। ठीक है बहू, आज दही का मट्ठा ही सही। मेहनत करने वालों के लिए ये भी किसी दावत से कम नहीं है। पिताजी, देर हो रही है, मट्ठा पीकर काम पर चलते हैं। जी भैया, आज जल्दी पहुंचेंगे। इतना कहकर तीनों दही का मट्ठा पीकर अपने अपने औजार उठाते हैं और काम पर जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वहीं कमला और पूजा दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। जिसके बाद कुछ देर में श्याम लाल, राजेश और मोहन सुबह सुबह निर्माणाधीन मकान की साइट पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ ईंटें, सीमेंट, रेत और सरिये रखे हुए होते हैं। वहां तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। राजेश बेटा, इस दीवार की सीध पर ध्यान देना, एक भी ईंट टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए। मिस्त्री की पहचान उसके काम से होती है। जी पिताजी, हमारा काम देखकर लोग दोबारा बुलाते हैं। मेहनत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। पिताजी, आज शाम तक ये पूरी दीवार तैयार हो जाएगी। बस ऐसे ही लगन से काम करते रहो बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली बिमला वहां आकर, अरे पूजा, एक बात कहूँ, बाहर से तुम्हारा घर देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि इतना गरीब परिवार रहता है। मुझे पहले लगा था कि तुम लोग अच्छे खासे हो, बाद में पता चला कि ये तो मिस्त्रियों का घर है, इसलिए घर की मरम्मत खुद करके घर अच्छा रखते हैं। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे मैं तो बस कह रही हूँ, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे पति और देवर तीनों दिन भर ईंट पत्थर उठाते हैं, कितना कठिन काम करते हैं। हाँ करते हैं, मेरे ससुर मिस्त्री हैं। मेरे पति ईंट जोड़ने का काम करते हैं और मेरे देवर जी उनके साथ मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर शर्म नहीं, गर्व है। घर मिस्त्री होने पर भी कोई गौर करता है क्या? क्यों नहीं करता? मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान के लायक होता है। मेरे परिवार का हर सदस्य अपनी मेहनत की कमाई खाता है, किसी का हक नहीं मारता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मैं गरीब घर की बहू हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं। गरीबी इंसान की पहचान उसकी सोच और ईमानदारी से होती है। तुम्हारी बातों में दम है पूजा, मैंने बिना सोचे समझे बातें कह दी। कोई बात नहीं दीदी, बस इतना याद रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। पूजा की बातों से शर्मिंदा होकर विमला वहां से चली जाती है। वहीं पूजा मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाती है, जहां उसके चेहरे पर अपने परिवार के लिए गर्व साफ दिखाई देता है। और फिर कुछ दिन बाद सुबह के समय श्याम लाल, राजेश और मोहन काम की तलाश में पास की एक नई कॉलोनी में पहुंचते हैं। वहां महेश सेठ अपने बनने वाले मकान की जगह देख रहे होते हैं। तभी तीनों उनके पास जाकर, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते भाई, कहिए। सेठ जी, हमने सुना है आप यहाँ अपना नया घर बनवाने वाले हैं। हम तीनों बाप बेटे कई सालों से मिस्त्री का काम करते हैं। अगर आप चाहें तो आपका घर हम बना सकते हैं। काम की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको शिकायत का भी एक भी मौका नहीं देंगे। नहीं भाई, मैंने तो ये काम पहले से ही बिल्डर को 7.5 लाख रुपए में दे दिया है। उसके पास इंजीनियर्स भी हैं और पूरी टीम भी। अब उसी से काम करवाऊंगा। अगर बुरा ना माने सेठ जी, तो कितना बड़ा घर बन रहा है? करीब 60 वर्ग मीटर का प्लॉट है। 2 मंजिला मकान बनेगा और सामने एक बालकनी भी रहेगी। क्या कहा आपने? 7.5 लाख रुपए? हाँ, क्यों, कुछ ज्यादा है क्या? सेठ जी का 2 मंजिला और एक बालकनी वाला 60 वर्ग मीटर का मकान है।
लेकिन 7.5 लाख ये तो बहुत है, इतना नहीं लग सकता। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने अनुभव से एक बात कहूं। हाँ हाँ, बिल्कुल कहिए। देखिए सेठ जी, हम पिछले 35 सालों से यही काम कर रहे हैं। रोज ईंट, सीमेंट, सरिया और रेत का हिसाब देखते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कहाँ कितना खर्च आएगा। अच्छा बताइए जरा। मान लीजिए कि इस मकान में 10,000 ईंटें लगेंगी। सीमेंट, सरिया, रेत सबका खर्च जोड़ दीजिए तो 2.5 लाख आसपास आ जाएगा। हमारे हिसाब से ये रकम कुछ ज्यादा लग रही है, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। आखिर पैसा आपकी मेहनत का है। लेकिन उसने तो कहा था कि यही सही खर्च है। उसने बाकायदा पूरा कोटेशन बना कर दिया है। सेठ जी, कोटेशन किस हिसाब से बनाया है ये तो वही जानता होगा, लेकिन हमारी एक सलाह मानिए। कैसी सलाह? एक बार खुद बाजार जाकर ईंट, सीमेंट, सरिया और बाकी सामान के दाम पता कर लीजिए। अलग अलग दुकानों से पूछिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि असली कीमत क्या है। और अगर हो सके तो सामान खुद खरीदिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपको अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलेगा। दूसरा, आपको हर चीज का सही दाम पता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार अपने हिसाब से सामान खरीदता है, मालिक को पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज कितने की आई है। लेकिन जब मालिक खुद खरीदता है तो हिसाब बिल्कुल साफ रहता है। सेठ जी, हमारा उद्देश्य किसी का काम छीनना नहीं है। हमने सिर्फ वही बात की है जो हमें सही लगी। फैसला आपका है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप लोग अनुभव से बोल रहे हैं। अनुभव ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलत सलाह देकर किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर हमारी बात गलत लगे तो भूल जाइए, लेकिन अगर सही लगे तो एक बार अपने स्तर पर जरूर जानकारी लीजिए। ठीक है, मैं एक बार बाजार जाकर खुद भी पता करूंगा। बस यही कहना था सेठ जी। अब हम चलते हैं। जिसके बाद तीनों बाप बेटे वहां से वापस चले आते हैं और रास्ते में भी वे इस बात की चर्चा नहीं करते कि काम उन्हें मिलना चाहिए था। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी मेहनती इंसान की कमाई बेवजह बर्बाद ना हो। किसी दूसरे के पेट पर लात मार कर काम लेना उनके संस्कारों में नहीं था। इसके बाद अगले ही दिन महेश सुबह सुबह बाजार पहुंचकर अलग अलग दुकानों पर जाकर ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत और दूसरे निर्माण सामग्री के दाम पूछते हैं। कई दुकानों पर हिसाब लगाने के बाद उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? इतना सारा सामान तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। तभी सामने से वही बिल्डर विक्रम आता हुआ दिखाई देता है, जिसने मकान बनाने का ठेका लिया था। हाँ, नमस्ते महेश जी। अरे क्या बात है, आज बाजार में कैसे आना हुआ? नमस्ते नमस्ते, मैं निर्माण सामग्री के दाम पता करने आया था। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए। आपने मेरे 60 वर्ग मीटर के 2 मंजिला मकान के लिए 7.5 लाख रुपए का हिसाब दिया, लेकिन यहाँ बाजार में ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत और बाकी सामान का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास बैठ रहा है। इतना बड़ा अंतर कैसे? महेश की बात सुनकर बिल्डर विक्रम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। अरे, ये सब इसे किसने बता दिया? बड़ी मुश्किल से तो इतनी अच्छी पार्टी मिली थी। अगर इसने हिसाब समझ लिया तो पूरा मामला हाथ से निकल जाएगा। महेश जी, आप सिर्फ सामान का खर्च देख रहे हैं। हमें इंजीनियर्स की फीस भी तो देनी है। नक्शा बनता है, साइट देखने का खर्चा होता है, आने जाने का खर्च होता है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी जुड़ती हैं। ठीक है, इंजीनियर की फीस होती है, लेकिन इंजीनियर ने किया क्या है? सिर्फ नक्शा ही तो बनाया है। आजकल इंजीनियर बहुत महंगे आते हैं। मान लिया, लेकिन सिर्फ नक्शा बनाने और थोड़ी सी मिट्टी की जांच के लिए 5 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? ये बात मेरी समझ से परे है। नहीं 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 नहीं, आप पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं पहली बार घर जरूर बनवा रहा हूँ, लेकिन इतना भी अनजान नहीं हूँ कि कोई भी कुछ भी बोल दे और मैं मान लूं। ये पैसा मेरी सालों की मेहनत का नहीं, मेरे बाप दादाओं की जमीन बेचकर आया है। गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर मैं अपने परिवार के लिए शहर में एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ। मैं एक एक रुपए की कीमत जानता हूँ। मैं तुमसे अपना घर नहीं बनवाऊंगा। इतना सुनते ही बिल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छा, मेरे से घर नहीं बनवाओगे? नहीं, ठीक है, फिर देखता हूँ तुम किससे घर बनवाते हो। इस इलाके का कोई इंजीनियर तुम्हारा काम नहीं करेगा। मैं सबको मना कर दूंगा। यही तुम्हारी मर्जी है।
जिसके बाद बिल्डर गुस्से में वहां से चला जाता है और अगले 2 दिन में वह अपने जान पहचान के लगभग सभी इंजीनियर्स से बात करके महेश का काम लेने से मना करवा देता है। लेकिन महेश को इंजीनियर से नहीं, उन गरीब मिस्त्री से अपना मकान बनवाना था। जिन लोगों ने मेरा काम नहीं मिलने के बाद भी मुझे सच बताया, वही लोग असली भरोसे के लायक हैं। गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार हैं। अगली सुबह श्याम लाल के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वहीं घर के अंदर पूजा रसोई में चाय बना रही होती है और कमला आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? नमस्ते, श्याम लाल जी घर पर हैं क्या? नमस्ते। हाँ है, अभी बुलाती हूँ। सुनिए जी, आपसे मिलने कोई आए हैं। कमला की आवाज सुनकर श्याम लाल और उनके पीछे राजेश और मोहन भी वहां आ जाते हैं। अरे महेश जी, नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते श्यामलाल जी, कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जी जी कहिए। उस दिन आपने मुझे जो सलाह दी थी, मैंने आपकी बात मानकर खुद बाजार में जाकर हर सामान का दाम पता किया। फिर कई लोगों से आपके बारे में जानकारी ली। फिर क्या पता चला? सबने एक ही बात कहा कि श्याम लाल और उनके बेटे बड़े ईमानदार मिस्त्री हैं। इन्होंने इस इलाके में कई अच्छे घर, दुकानें और पार्किंग बनाई है। इनके काम में कोई कमी नहीं निकाल सकता। लोग हमारी तारीफ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल ईमानदारी बहुत मुश्किल से मिलती है। जिस दिन आपसे मिला था उसी दिन समझ गया था कि आप लोग किसी का नुकसान नहीं चाहते, और अगर चाहते तो मुझे कुछ भी नहीं बताते। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा घर आप ही बनाएं। अगर आपको हम पर भरोसा है तो हम पूरी ईमानदारी से आपका घर बनाएंगे। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देते हैं। जी कहिए। घर बनाने का सामान आप ही खरीदिएगा। हम आपको पूरी सूची बना देंगे कि कितना और क्या क्या सामान लगेगा। जहां अच्छा और सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदिए। हमें सामान में एक भी रुपए का फायदा नहीं चाहिए। यही बात तो मुझे आप लोगों में सबसे अच्छी लगी। और हमारी मजदूरी भी रोज की जितनी बनती है उतना ही लेंगे। काम के नाम पर कोई अलग से पैसा नहीं जोड़ेंगे। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। उसी दिन श्याम लाल घर का पूरा हिसाब लिखते हैं। कितनी ईंट, कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितना रेत और बाकी सामान लगेगा। जिसके बाद श्याम लाल सब विस्तार से महेश को समझाते हैं। ये पूरा हिसाब है, जितना सामान लिखा है उतना ही मंगवाइएगा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जिसके बाद अगले 2 दिन में महेश सूची के अनुसार पूरा सामान मंगवा लेते हैं और फिर श्याम लाल, राजेश और मोहन काम शुरू कर देते हैं। वहीं उनकी बहू पूजा की क्रिएटिविटी अच्छी होती है तो वो मकान की डिजाइन खुद बनाती है। जहां श्याम लाल हर दीवार की सीध खुद देखते हैं, वहीं राजेश ईंट जोड़ता है और मोहन मसाला तैयार करके समय पर पहुंचाता है। तीनों बिना किसी जल्दबाजी के पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। पिताजी, यह सामने वाली दीवार पूरी तरह सीधी आ रही है। बहुत बढ़िया। याद रखना, मकान सालों तक खड़ा रहता है, इसलिए एक एक ईंट जिम्मेदारी से लगानी चाहिए। ऐसे ही कई दिनों तक तीनों लगातार मेहनत कर और ना कभी समय की चोरी करते हैं, ना कभी सामग्री की बर्बादी होने देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे महेश का घर आकार लेने लगता है। वहीं सीधी लाइनें और साफ सुथरा काम देखकर आसपास के लोग भी उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे महेश मन ही मन खुश होते हैं कि उन्होंने सही लोगों पर भरोसा किया। वहीं दूसरी तरफ महेश का मकान बनने की खबर बिल्डर विक्रम को मिलती है और तभी वह मैंने सभी इंजीनियर को मना कर दिया था, फिर भी महेश का मकान कौन बना रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। इतना सोचकर बिल्डर विक्रम महेश का मकान जहाँ बन रहा होता है वहां जाकर देखता है कि मकान कौन बना रहा है। अच्छा, ये लोग मकान बना रहे हैं। विक्रम वहां जाकर देखता है कि महेश का मकान श्याम लाल और उनके बेटों ने मिलकर बनाया है। ऐसे ही वह लोग 1-2 महीने में मकान बनाते रहते हैं, जिससे बिल्डर विक्रम परेशान होने लगता है। उस गरीब मिस्त्रियों का तो कुछ करना पड़ेगा, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। पिछले 3 महीने में मेरे 2 क्लाइंट खा गए ये लोग। और फिर एक दिन सुबह श्याम लाल के घर एक व्यक्ति आता है। नमस्ते श्याम लाल जी। नमस्ते, आइए बैठिए। मुझे पहाड़ पर अपने माता पिता के लिए मकान बनवाना है। मैंने एक बिल्डर से बात की थी, लेकिन उन्होंने 7 लाख रुपए बताए। एक बार आप भी देखकर बता दीजिए कि कितना खर्च आएगा। अभी ऐसे कुछ बता नहीं सकता भाई साहब।
पहले जगह देखनी पड़ेगी, जमीन कैसी है, ढलान कितनी है, सामान पहुंचाने में कितनी परेशानी होगी। ये सब देखने के बाद ही सही हिसाब बता पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। वैसे जगह बहुत सुंदर है। आप अपने दोनों बेटों और पूरे परिवार को भी साथ ले जाइए। रविवार को ही चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा। हम सब मिलकर वही खाना भी खाएंगे। आप आराम से पूरा प्लॉट देख लीजिएगा। पहाड़ी इलाका है, वहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। मैं अपने माता पिता के लिए शांत जगह पर घर बनवाना चाहता हूँ। अच्छा, बुजुर्ग माता पिता के लिए घर बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा सोच रखा है। आपको हम पूरी ईमानदारी से जगह देखकर सही सलाह देंगे। तो फिर रविवार सुबह तैयार रहिएगा, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आपका इंतजार रहेगा। जिसके बाद रविवार की सुबह पूरा परिवार घूमने की खुशी में जल्दी तैयार हो जाता है। वहीं पूजा घर से खाने का सामान, पानी की बोतलें और एक बड़ी सी चादर रख लेती है। और फिर थोड़ी ही देर में क्लाइंट धनंजय अपनी गाड़ी लेकर उनके घर के बाहर आते हैं और सभी को अपनी गाड़ी में बिठाकर पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं पहाड़ पर पहुंचते ही सभी चारों तरफ का सुंदर नजारा देखने लगते हैं। वहीं श्यामलाल और उनके दोनों बेटे प्लॉट का निरीक्षण करने लगते हैं। श्यामलाल जी, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, अपना मोबाइल दीजिए। नीचे मेरी पहचान की एक दुकान है, वहाँ चार्ज भी करवा देता हूँ। तब तक आप लोग आराम से प्लॉट देख लीजिए। ठीक है भाई साहब, ले जाइए। धनंजय उनका इकलौता मोबाइल लेकर नीचे की ओर चला जाता है। वहीं परिवार पहाड़ी पर प्लॉट देखने में लगा रहता है। पिताजी, यहाँ से नजारा तो बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, लेकिन जमीन थोड़ी ढलान पर है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। भैया, ये क्या हो रहा है? अरे, जमीन हिल रही है। माँ, मुझे डर लग रहा है। सब लोग किसी मजबूत चट्टान को पकड़ लो जल्दी। तभी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर गए। वहीं पूरा परिवार फिसलने लगता है, लेकिन किसी तरह एक बड़ी सी चट्टान का सहारा लेकर अपनी जान बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए। ऐसे ही कुछ देर बाद भूकंप रुक जाता है, लेकिन नीचे जाने वाला रास्ता अब बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका है। पिताजी, अब नीचे कैसे जाएं? अगर ये पत्थर हटा दे तो रास्ता खुल सकता है। नहीं बेटा, अगर हमने इस बड़े पत्थर को धक्का दिया तो नीचे रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। सही कह रहे हैं पिताजी। वो आदमी नीचे गया है, उसे तो पता है कि हम यहाँ हैं। वह जरूर किसी को लेकर आएगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार घंटों इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है और देखते ही देखते रात घिर आती है। अच्छा हुआ हम खाने का सामान साथ ले आए थे। जिसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर चादर बिछाकर वहीं लेट जाते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है। आजा बेटा। इतना कहकर पूजा सोनू को अपनी गोद में लेकर अपने आंचल से ढक देती है। वहीं धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब सबकी नींद खुलती है, पिताजी, पूरी रात हो गई लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया और हमारा मोबाइल भी वही ले गया। अब समझ में आ रहा है, उसने जानबूझकर मोबाइल लिया था। हाँ, अब लगता है ये सब एक चाल थी। पहले मोबाइल ले गया, फिर हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया। लेकिन आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पूरा परिवार एक दूसरे की ओर देखता रहता है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उन्हें धोखे से इस सुनसान पहाड़ी पर फंसाया गया है। पूरा परिवार चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता। हम बहुत वीरान जगह पर फंस गए हैं। जब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती, हमें यही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रात को तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। इसीलिए मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम अपने रहने के लिए एक छोटा सा शेल्टर बना ले। बहू, बात तो तुम्हारी सही है, पर बनाएंगे कैसे? इतना सुनकर पूजा एक लकड़ी उठाती है और सामने पड़े बड़े पत्थर की समतल सतह पर नक्शा बनाना शुरू करती है। देखिए, पहले हम इस बड़े पत्थर को काटकर एक छोटा सा शेल्टर बनाएंगे ताकि रात में ठंड और बारिश से बच सके। और फिर उसके बाद सामने इससे भी बड़े पत्थर में धीरे धीरे घर बनाएंगे। ठीक है बहू, आज से तुम ही इसका पूरा प्लान बताओ। हम सब मिलकर काम करेंगे। चलो फिर, देर किस बात की। जिसके बाद सभी अपने अपने औजार निकालकर बड़े पत्थर को काटने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा मजबूत शेल्टर तैयार हो जाता है। अब कम से कम रात तो आराम से कट जाएगी। अब अगला काम शुरू करते हैं। पूजा के कहते ही पूरा परिवार सामने वाले विशाल पत्थर के पास पहुंचता है।
हम इस पत्थर के अंदर 5 मंजिला घर बनाएंगे। 5 मंजिला? हाँ, सबसे नीचे वाली मंजिल खाली रहेगी ताकि कोई जंगली जानवर या दूसरा जीव जंतु सीधे हमारे रहने की जगह तक ना पहुंच सके। दूसरी मंजिल सामान रखने के लिए होगी। तीसरी मंजिल पर रसोई होगी। उसके ऊपर की 3 मंजिलों में 3 अलग अलग बेडरूम बनाएंगे ताकि सब लोग आराम से रह सके। बहू, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। चलो, भगवान का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। पूरा परिवार एक नई उम्मीद के साथ विशाल पत्थर को काटकर अपना नया आशियाना बनाने में जुट जाता है। श्यामलाल और उनके बेटे हथौड़े और छेनी से धीरे धीरे विशाल चट्टान को तराशते हैं। कभी वो मोटे पत्थरों की दीवारों को काटकर कमरे का आकार देते हैं, तो कभी खिड़कियों के लिए चौकोर जगह निकालते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद एक एक करके हर मंजिल का आकार दिखाई देने लगता है। वहीं राजेश और मोहन पास की चट्टानों से मजबूत पत्थर काटकर दरवाजों की चौखट बनाते हैं, जहां श्यामलाल उन्हें सावधानी से दीवार में फिट करते हैं। चौखट बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, तभी दरवाजा ठीक से काम करेगा। जी पिताजी। जिसके बाद पेड़ों के मोटे तने काटकर उन्हें बराबर आकार में तराश कर बेलों की मदद से मजबूत दरवाजे और खिड़कियां तैयार की जाती हैं। लकड़ी अच्छी तरह बांधो, हवा तेज चलेगी तो भी नहीं हिलेगी। चिंता मत करो भाभी, बेले बहुत मजबूत हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पत्थर के भीतर बना 5 मंजिला घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। वहीं सभी लोग रोज सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर घर के बाहर आग जलाते हैं और सामने वाले तालाब से मछलियां पकड़ते हैं और आसपास मिलने वाले फल और कंदमूल भी इकट्ठा किए जाते हैं। धीरे धीरे उस सुनसान पहाड़ पर उनका जीवन व्यवस्थित होने लगता है और एक दिन सोनू झील के किनारे पानी में खेल रहा होता है। पानी में मत खेलो बेटा, बीमार पड़ जाओगे। अरे बहू, कुछ नहीं होगा। मैं उसे तैरना सिखाऊंगा। श्यामलाल सोनू का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे पानी में उतरना सिखाते हैं। डरना मत, हाथ पैर चलाओ, मैं यही हूँ। दादाजी, मैं तैर रहा हूँ। ऐसे ही कठिन परिस्थितियों के बीच भी वे हिम्मत और एकता के सहारे अपना नया जीवन जीने लगते हैं। शाम का समय है। पूजा रसोई में आग पर मछली पका रही है, जहाँ सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। भाभी, कब तक मछलियाँ और जंगल के फल खाते रहेंगे? हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो फिर क्या करें? जब हम यहाँ पहली बार आए थे तब खाने में टमाटर का सलाद भी लाए थे। उसके बीज तो हमने फेंके नहीं थे। कल सुबह उन बीजों को बो देंगे। टमाटर उगेंगे तो हमारे काम आएंगे। सिर्फ टमाटर ही क्यों, प्याज, हरी मिर्च और दूसरी सब्जियों के बीज उन्हें भी बो देंगे। बहुत अच्छी बात सोची है बहू। मेहनत करेंगे तो यहाँ भी खेती हो जाएगी। अगले दिन सुबह पूरा परिवार घर के पास की मिट्टी साफ करके टमाटर और दूसरी सब्जियों के बीज बो देते हैं। जिसके बाद शाम को बाहर ठंडी हवाओं के बीच पूजा आग जलाकर खाना बना रही होती है। माँ देखो, यहाँ कितना ठंडा ठंडा मौसम है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा। और हमारे पुराने घर में तो बहुत पसीना आता था। हाँ बेटा, यहाँ की हवा कितनी ठंडी है, सच में बिल्कुल पसीना नहीं आता। कितने दिनों बाद इतनी सुकून वाली ठंडी हवा मिल रही है। सच में यहाँ बैठने का अपना ही मजा है। भगवान ने चाहे हमें कठिन परीक्षा में डाला हो, लेकिन यह प्रकृति बहुत सुंदर दी है। ऐसे ही ठंडी ठंडी हवाओं के बीच पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है और पहाड़ के शांत वातावरण का आनंद लेने लगता है। अगली सुबह पूरा परिवार घर के बाहर लगे जड़ी बूटियों के पत्तों से बनी गरम गरम चाय पी रहा होता है। दादी, ये चाय अलग है लेकिन बहुत अच्छी है। बेटा, यहाँ चाय की पत्ती तो नहीं है, ये पहाड़ की जड़ी बूटियों के पत्ते हैं। मुझे इसके बारे में पहले से थोड़ी जानकारी थी। ये शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वहीं सामने झील के किनारे कई मोर आकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और तालाब में रंग बिरंगी मछलियां भी पानी में उछलने लगती हैं। वाह, मोर नाच रहे हैं। इतना कहते ही सोनू भी खुशी से बारिश में नाचने लगता है। तभी श्यामलाल मुस्कुराते हुए कमला का हाथ पकड़ लेते हैं। चलो कमला, आज हम भी थोड़ा नाच लें। अरे, इस उम्र में? क्यों नहीं, हमारी शादी गरीबी में हुई थी। मैं तुम्हें कभी घुमाने कहीं ना ले जा सका। हमेशा बस काम और जिम्मेदारियां ही निभाते रहे। वो भी क्या दिन थे। लेकिन आज हमारी बहू की समझदारी की वजह से इस ठंडी जगह पर इतना सुंदर 5 मंजिला घर बन गया। आज पहली बार बिना किसी चिंता के इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। ठंडी बारिश, नाचते हुए मोर, तालाब में तैरती रंग बिरंगी मछलियां,
और पूरे परिवार की हंसी से पहाड़ का वातावरण और भी सुंदर हो जाता है। वहीं सभी मिलकर उस पल का आनंद लेने लगते हैं। और फिर एक दिन सोनू झरने के पास खेलते हुए अचानक पैर फिसलकर पानी में गिर जाता है। सोनू, बेटा, बिना देर किए पूजा और राजेश दोनों झरने में कूद जाते हैं। संभल कर। वहीं सोनू पानी में आराम से तैरने लगता है। माँ, मैं ठीक हूँ। दादाजी ने मुझे तैरना सिखाया है। भगवान का शुक्र है। जिसके बाद तीनों सुरक्षित किनारे पर आ जाते हैं। एक मिनट, हमें तो तैरकर नीचे जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सही कह रहे हो भैया, हम बेकार में इतने दिन यहीं फंसे रहे। इस झरने के सहारे तो नीचे जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, चलो काम शुरू करते हैं। जिसके बाद श्यामलाल, राजेश और मोहन जंगल से दो बड़े बड़े पेड़ों के तने लाकर उन्हें झरने के किनारे ऊपर से नीचे तक मजबूती से जमा देते हैं। और फिर दोनों तनों के बीच छोटी छोटी लकड़ियां बांधकर सीढ़ी जैसा रास्ता तैयार कर दिया जाता है। जहां पानी बहता है वहीं चिकने तनों को ऐसे लगाया जाता है कि फिसलकर आसानी से नीचे पहुंचा जा सके। ऐसे ही झरनों के सहारे ऊपर नीचे आना जाना आसान हो जाता है। अब तो गांव तक पहुंचने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। राजेश नीचे उतरकर झरना पार करता है और पास के गांव पहुंच जाता है। वहां से आटा, चावल, दाल, दूध और दूसरी जरूरत की सामान लेकर वापस आता है। अब रोज मछली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी उगाई हुई सब्जियां भी तैयार होने लगी है। धीरे धीरे उनका जीवन पहले से भी आसान हो जाता है। जरूरत का सामान गांव से आने लगता है और घर के पास बाड़ी से ताजी मछलियां भी मिलने लगती हैं। एक शाम पूरा परिवार 5वीं मंजिल की बालकनी पर बैठा होता है। चलो आज लूडो खेलते हैं। हाँ, आज सब साथ में खेलेंगे। पहले तो इतना समय ही कहाँ मिलता था। सही कहा, पहले दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी समय और सुकून दोनों कम थे। अब हमारी जरूरतें भी कम है और जितना चाहिए उतना खाना पीना भी आराम से मिल जाता है। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते बालकनी में बैठकर लूडो खेलने लगता है। ऐसे ही पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच उनका नया जीवन खुशियों से भर जाता है। और फिर एक दिन पूजा झील के किनारे कपड़े धो रही होती है। तभी रंग बिरंगी मछलियां पानी में उछलने लगती हैं। ये मछलियाँ क्या खाती होंगी? इतना सोचकर पूजा घर से रोटी लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में डालने लगती है। वही मछलियां खुशी से उन्हें खाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे यह रोज का नियम बन जाता है। पूजा रोज मछलियों को रोटी खिलाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में मछलियां उसे पहचानने लगती हैं। इस तरह चिड़िया, मोर और खरगोश भी उसके पास आने लगते हैं और उससे घुल मिल जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद सोनू का जन्मदिन आता है। पूजा घर में छोटी सी पार्टी रखने का फैसला करती है। आज सोनू का जन्मदिन यही मनाएंगे और मैं खीर पूरी बनाऊंगी। जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर सोनू के जन्मदिन की तैयारी करता है। थोड़ी देर में चिड़िया, मोर, खरगोश और झील की मछलियां भी आसपास दिखाई देने लगती हैं। देखो, हमारे बेटे की पार्टी में मेहमान बनकर पक्षी आए हैं, खरगोश आए हैं और ये ठंडी ठंडी हवा भी हमारे साथ है। शहर में पार्टी करो तो लोग पसीने से परेशान हो जाते हैं। माँ, मुझे मिलने तितलियाँ, चिड़िया और मोर और खरगोश आए हैं। मुझे तो लगता है मैं मोगली हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। ठंडी हवा, पहाड़ों का सुंदर वातावरण और प्रकृति के बीच सोनू का जन्मदिन यादगार बन जाता है। और फिर एक दिन पूजा बाजार में अपनी बनाई हुई घर की डिजाइन की स्केच एक दुकानदार को दिखा रही होती है। तभी सामने से वही बिल्डर विक्रम गुजरता है और पूजा को देखते ही चौंक जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो पहाड़ पर फंस गए थे। इतना देखकर वह तुरंत उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें पहाड़ पर फंसाया था। तूने इन्हें फंसाया नहीं था क्या? मेरे पैसे वापस करो। मैंने तो अपना काम कर दिया था। उनका मोबाइल भी आज तक मेरे पास है। बिल्डर विक्रम को यकीन नहीं होता तो वो खुद पहाड़ पर जाकर देखने का फैसला करता है। जहाँ पहुंचते उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया मजबूत 5 मंजिला घर सामने खड़ा होता है। कमाल है, इन्होंने तो पहाड़ काटकर महल बना दिया। सच में ये बहुत बड़े मिस्त्री हैं। आज अच्छा मौका है, इन्हें यहीं खत्म कर देता हूँ। अगले दिन वह शहद की एक टोकरी लाकर घर के पास रख देता है ताकि भालू शहद की खुशबू से आ जाए और परिवार पर हमला कर दे। जिसके बाद रात में एक बड़ा भालू आता है। वह सोए हुए परिवार को देखता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और आराम से शहद खाकर जंगल में लौट जाता है। वहीं दूसरे दिन भी भालू आता है। इस बार पूजा उसे देखकर थोड़ा शहद एक कटोरे में रख देती है। भालू शांत होकर शहद खाकर बिना किसी नुकसान के वापस चला जाता है। भालू से काम नहीं बना, अब पैंथर ही इन्हें खत्म करेगा।
वह मांस के टुकड़े बिखेर कर एक पैंथर को घर की ओर ले आता है। वही अपने घर के सामने पैंथर को देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। मेरे बेटे को मत मारना। पूजा की आवाज सुनते ही पैंथर अचानक रुककर जोर से दहाड़ता है, लेकिन हमला करने की बजाय वहीं बैठ जाता है। ये क्या, इतना खूंखार पैंथर इसकी बात कैसे मान गया? बिल्डर गुस्से में आगे बढ़ता है, तभी पैंथर उसी पर झपट पड़ता है। रुक जाओ। पूजा की आवाज सुनकर पैंथर तुरंत रुक जाता है और शांत होकर बैठ जाता है। ये तुम्हारी बात क्यों मान रहा है? तुमने इस पर क्या जादू किया है? जुबान संभाल कर बात करो। पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने ही तुम लोगों को पहाड़ पर फंसाया था। मुझे डर था कि तुम लोग मेरे सारे ग्राहक छीन लोगे। ग्राहक मेहनत और ईमानदारी से मिलते हैं, धोखे से नहीं। जो खुद अच्छा घर नहीं बना सकता वो दूसरों की तरक्की से जलता है। ये हाथ देख रहे हो, बचपन से मेहनत की है। एक मारूंगा तो जबड़ा टूट जाएगा। अब यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैंथर सच में तुम पर हमला कर दे। बिल्डर डर कर वहां से भाग जाता है। बहू, ये पैंथर तुम्हारी बात कैसे मान गया? कुछ दिनों पहले इसके पंजे में गहरी चोट लगी थी। मैंने हल्दी और जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया था, तभी से ये हमें अपना मानता है। यहाँ के जानवर भी एहसास पहचानते हैं, लेकिन शहर में कुछ लोग इंसान होकर भी इंसानियत भूल जाते हैं। इसके बाद कोई भी बिल्डर श्यामलाल के परिवार को परेशान नहीं करता। उनकी ईमानदारी और कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। लोग खुद उनके पास घर बनवाने आने लगते हैं। वहीं पूजा नई नई डिजाइन तैयार करती है। श्यामलाल और उनके दोनों बेटे मेहनत से शानदार मकान बनाते हैं। वहीं पहाड़ वाला 5 मंजिला घर उनके परिवार की पहचान बन जाता है और पूरा परिवार सम्मान, सुकून और खुशियों के साथ अपना जीवन बिताने लगता है।